to the nation. Now I'm Pradeep Nambiar. Here we talk about news from the nation, Maharashtra and Mumbai. As we say in the pillars of our constitution, as the preamble goes on, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Whichever party is in power on the or the opposition, the role and duty of all parties to see that the foundation, the pillars of the constitution are laid firmly and solidly and the constitution is protected. आज बात करेंगे हम आज पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्टेट के चुनाव। आज भुजबल साहब ने महाराष्ट्र में एक जबरदस्त ओबीसी रैली ले लिया है एंड राज ठाकरे साहब का घोषणा कि मेरे पार्टी में कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगा। We welcome our guest to the show, Abhishek Mishra ji from the Bharatiya Janata Party, Arshad Azmi Saab from the International Congress, and Yogesh Chile Saab from the Manse MNS. Welcome to the show. आइए मिश्रा जी, अरशद आजमी, योगेश चिले जी, वेलकम टू द शो सर। आज दो स्टेट में चुनाव, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कहना है कि वो स्वीप करेंगे, कांग्रेस का कहना है कि वो भी स्वीप करेंगे, बट the election results will decide. We'll start with Abhishek Mishra ji. Mishra ji, Abhishek Mishra ji, BJP says पांचों स्टेट वो स्वीप करने वाले हैं, अच्छे कार्यक्रम है, गरीब कल्याण स्कीम है, कैसे देखते हो आप इस चीज को? Is the BJP going to sweep 5 states? Definitely, we are sure of winning all 5 states because the people of India vote on the development model. And BJP has delivered. BJP on all grounds, health, infrastructure, education, governance, law and order, has succeeded. So engineering, I can't hear. To bring a double engine government where Modi ji at center and BJP chief minister at the state. So that's why I am very much confident that we will get the majority in all 5 states. बोलिए अभिषेक जी। Saying I am very confident that we will get majority in all 5 states. The people will vote for the double engine Sarkar where Modi ji at center and BJP chief minister in the states. Because people trust the development model of BJP. I'll come to you, Arshad Azmi साहब। स्टेट्स में कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पांचों स्टेट स्वीप होने वाला कांग्रेस। आप क्या कहते हो सर? आजमी साहब। हाँ, आजमी साहब, you can't hear me. इंजीनियरिंग। प्रश्न वापस पूछ लूं? यही कि हाँ वही 2 स्टेट में आज चुनाव का लोग गए हैं इलेक्शंस के लिए। व्हाट डू यू से? बीजेपी का कहना है स्वीप करने वाले पांचों स्टेट, कांग्रेस का कहना है वही है कि we are going to sweep all the 5 states. पांचों स्टेट में कांग्रेस होगा। आजमी साहब, by the time engineering fixes the problem, I'll go to योगेश चिले साहब। योगेश चिले साहब, आपने देखा आज महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन, ओबीसी रैली छगन भुजबल साहब का। छगन भुजबल साहब का जबरदस्त एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था और उसी प्रोग्राम में उन्होंने जरांगे पाटिल के हर चीज को उन्होंने नकारा। बोले प्रेशराइज हो रहा है, सरकार प्रेशराइज हो रहा है, सरकार दबाव में आ रहा है और जिस प्रकार से सर्टिफिकेट इश्यू करा वो ठीक नहीं। और इसके बीच में राज ठाकरे साहब ने कहा कि हमारे पार्टी में कास्ट बेस्ड कोई पॉलिटिक्स होगा नहीं और अगर कोई नेता इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है तो मैं उस नेता को बाहर करूंगा। ठाकरे साहब एब्सोल्युटली क्लियर था कि एमएनएस में किसी प्रकार का कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होगा। योगेश चिले साहब, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए सर जी। तो राज ठाकरे साहब ने क्लियर किया, उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी में कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होगा नहीं। जहां महाराष्ट्र में आपने देखा ओबीसी का जबरदस्त रैली, उसके विरोध में जरांगे पाटिल जी हर जिले में टूर कर रहे हैं मराठा रिजर्वेशंस को लेके, मगर राज साहब ने क्लियर किया मेरे पार्टी में कोई भी कास्ट बेस्ड काम नहीं होगा, बातें नहीं होगा, मैं पॉलिटिक्स को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं करूंगा। योगेश चिले साहब। सर हमारी पार्टी जो है उसका स्ट्रक्चर ही कास्ट बेस्ड से हटके है। हमने हमारे जो सेल्स है अलग अलग अंगीकृत संगठन है उनके नाम भी लोगों के इशू पे रखे, जैसे वर्कर्स यूनियन है, स्टूडेंट्स विंग है हमारी,
फिर जनहित और विधि, हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक विभाग, ओबीसी विभाग, ऐसे जात पे आधारित विभाग रहते नहीं, धर्म पे आधारित विभाग हम पे रहते नहीं। तो हमारी एक ही पार्टी ऐसी है जो जात और धर्म को बाजू में रख के थोड़ा हटके हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा पॉलिटिक्स पूरा प्रोग्रेस पे डिपेंड है। और अभी जो महाराष्ट्र में सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर किसी समाज का फायदा होता है तो हम उस समाज के साथ है, लेकिन अगर वो समाज ही सिर्फ ये दिखाएगा कि जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होते हम ये स्टेट चलने नहीं देंगे, तो उसके इसके हम खिलाफ है। तो मिश्रा जी, आई कम टू यू। जिस प्रकार से आज भुजबल साहब के रैली में बीजेपी के लोग भी थे और सर्व पार्टी ऑल पार्टी एक सभा था उसमें, और उस सभा में हमने देखा कि भुजबल साहब ने उस चीज को भी हाईलाइट कर दिया है कि उन्होंने फडणवीस साहब को पूछा कि फडणवीस साहब, अगर लाठीचार्ज हुआ उससे पहले 70 पुलिसकर्मी अगर हॉस्पिटल में थे, उसमें बहुत सारे महिला थे, तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए, लोगों के सामने आके बोलना चाहिए था। तो हाउ डू यू सी दिस? ये जो पॉलिटिक्स चल रहा था कि लाठीचार्ज वाज फोर्स लाठीचार्ज, जो जरांगे पाटिल जी के जलनावाला सभा में हुआ, उससे पहले पुलिस के ऊपर जो अत्याचार हो गए उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। आज भुजबल साहब ने उसको उजागर किया। मिश्रा जी, हाउ डू यू सी इट? अभिषेक मिश्रा जी। See, these are law and order issues. Devendra Fadnavis ji, as the Deputy Chief Minister of Maharashtra in charge of the Home Ministry, he has already taken the required actions. He has done everything which ensure there is peace in the state of Maharashtra. So hence, I would not like to comment on what Chhagan Bhujbal ji said, because we have a very competent, a very dynamic Deputy Chief Minister, Devendra Fadnavis ji, who is a very towering personality in the field of Maharashtra politics, who knows how to govern the state, who knows how to ensure law and order. I welcome Arshad Azmi साहब. You can hear me? Azmi साहब, can you hear me? अच्छा, तो I'll come to योगेश चिले साहब. तो चिले साहब, राज ठाकरे साहब ने क्लियर कट कल भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जरांगे पाटिल जी के पीछे कौन कौन लोग हैं वो धीरे धीरे सामने उजागर हो गए। और राज ठाकरे साहब ने यह भी कहा कि जब से राष्ट्रवादी पार्टी पैदा हुआ, जैसे जातिवादी पॉलिटिक्स यहां पर महाराष्ट्र में जन्म लिया, उससे पहले यह था नहीं। तो राज ठाकरे साहब ने किसी जो ओपनली कहते हैं, बात विभाग होकर बात करते हैं, ये दो चीज उन्होंने कल भी हाईलाइट कर दिया, आज भी। योगेश चिलक साहब, उस पर कुछ रोशनी डालना चाहोगे आप? सर, महाराष्ट्र में मराठे जो है उन्होंने एक बात सोचना चाहिए कि माननीय शरद पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री थे, जो खुद मराठा है। महाराष्ट्र के विधानसभा विधान परिषद में 60% से ज्यादा आमदार और खासदार जो है ये सभी मराठा है। फिर भी अगर आपको आरक्षण, और जितने भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुए हैं उसमें लगभग 60 से 70% मुख्यमंत्री मराठा समाज के, फिर भी अगर आपको आरक्षण नहीं मिलता तो कुछ तो अड़चने रहेंगी। हम अगर बात करेंगे फडणवीस साहब की, तो वो खुद ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण है इसलिए आजकल कांग्रेस और राष्ट्रवादी उनको ट्रोल कर रही है। इसी ब्राह्मण ने मराठों को आरक्षण दिया था, वो कोर्ट में टिका नहीं, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई थी देने की। क्यों शरद पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके फिर भी आरक्षण नहीं दे पाए? इस बात को मराठों ने सोचना चाहिए। कल जरांगे पाटिल जी के स्टेज पे, व्यासपीठ पे शरद पवार साहब आए थे, क्यों आपने शरद पवार साहब को लिया, जबकि आपको मालूम है 4 बार मुख्यमंत्री ये थे, खुद मराठा है, फिर भी आरक्षण नहीं दे पाए, और आप गाली किसको दे रहे हैं? फडणवीस साहब को। हम तो कल भी हमारे साहब ने बीजेपी के खिलाफ भूमिका ली, हम बीजेपी के साथ नहीं है। फिर भी अगर कोई गलत बात हो रही है महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठों में अगर एक दीवार खड़ी की जा रही है, तो हम इसको कते ही समर्थन नहीं करेंगे इस चीज का। चिले साहब, राज ठाकरे साहब ने आगे जाकर यह भी बोला कि अमित शाह जी जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, और जिस प्रकार से टूर एंड ट्रैवल कंपनी के उन्होंने जिक्र किया कि क्या टूर एंड ट्रैवल्स का नया डिपार्टमेंट खोल के रखा है बीजेपी, कि जहां के लोगों को फ्री राम मंदिर का सैर कराएंगे, या जो उन्होंने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था। तो हाउ डू यू सी दैट? उस पर थोड़ा रोशनी और डालेंगे आप? सर, अभी मेरे मित्र मिश्रा जी ने कहा था कि हमारी पार्टी प्रोग्रेस पे काम करती है, हम ये बाकी के इशू, इमोशनल इश्यूज पे ज्यादा काम नहीं करते। इनका बोलने का मतलब ये था। मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि राम मंदिर जो बन रहा है उसका हर हिंदू को अभिमान है, हर हिंदू को आनंद है।
और हर हिंदू चाहेगा कि मुझे राम मंदिर में जाके रामलला के दर्शन लेने, मगर फुकट क्यों जाएगा वो? अगर वो फुकट में राम मंदिर जाएगा तो उसको कौन सा पुण्य मिलने वाला है? हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या अगर तीर्थ यात्रा करनी है, ये तीर्थ यात्रा दूसरों के पैसे से करनी है, खुद के पैसों से करनी है? तो क्यों बीजेपी लोगों को फ्री में राम मंदिर लेके जाने के, ये सब जो है ना, ये पॉलिटिकल जो स्टंट्स है, ये बीजेपी ने नहीं करने चाहिए। हम भी हिंदू है, आप भी हिंदू है, आप लोगों के भावनाओं के साथ मत खेलिए। राम मंदिर बनेगा तो हर हिंदू को आनंद होगा, हर हिंदू अपने पैसे से, खुद की मेहनत के पैसे से रामलला के दर्शन लेगा। आप क्यों लोगों को फ्री में रामलला के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं? No, मिश्रा जी, बिफोर यू रिबट व्हाट योगेश चिले साहब बोले, मैं अरशद आदमी साहब के पास जाऊंगा, अभी कनेक्ट हुआ। अरशद आदमी साहब, मैं योगेश चिले जी मनसे के नेता, उनसे पूछ रहा था, स्पोक्स पर्सन से। राज ठाकरे साहब ने कहा कि अमित शाह जी ने क्या टूर एंड ट्रैवल खोल के रखा है, बीजेपी ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोल के रखा है कि सबको आप यहां से स्टेट से डायरेक्टली अयोध्या लेके जाएंगे और वहां पर टूर कराएंगे वगैरह। बट आपको क्या लगता है, एक तो पहले जो आप मिस आउट हो गए थे 2 स्टेट के इलेक्शन में, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? और फिर इस पे आते कि राम मंदिर का क्या बीजेपी एक बहुत बड़ा इवेंट बना रहे? अरशद आदमी साहब, देखिए, स्टेट इलेक्शन की जहां तक बात है, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अपना मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और तेलंगाना की भी बात कर रहे हैं, तो इन चारों स्टेट में इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त मैच, जो डबल इंजन वाली सरकार पे वो बात करती थी, जहां डबल इंजन की सरकार थी। तेलंगाना में तो उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डबल इंजन में थे, क्योंकि बीआरएस जो है वो उन्हीं की सेकंड पार्टी थी, जिस हिसाब से वो मोदी जी के कहने पे काम कर रहे थे। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो ये बात जनता को पहले ही समझ में आ गई कि खुद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को दोबारा जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती थी। वो चीजें लोगों को नजर भी आई, जिस तरह स्टेज पे और दूसरी जगहों पे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें नजरअंदाज किया, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। तो ये बात मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और राजस्थान का जहां तक मामला है, वो भी पूरे भारत ने देख लिया कि वहां पर भी जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी कोशिश करके कि फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना बने और प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। तो ये सब बातें दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कमजोर स्थिति में है, और जो महंगाई, बेरोजगारी, जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फैला रखा है, वो तमाम लोगों को नजर आता है और लोग बदलाव चाहते हैं। और दूसरा सवाल आपने जो किया, राम मंदिर का जो जाने की जो बात है फ्री में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ये भगवान राम के विपरीत लोग हैं। ये उन्हें मानने वाले लोग नहीं है, बल्कि ये उनके नाम पर कारोबार करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं। भगवान राम वो शख्सियत थे, वो हस्ती थी, वो जिन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजपाट छोड़ दिया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके पिता ने उनकी सौतेली मां कैकेयी को वचन दिया था, और उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम ने 14 साल का वनवास लिया। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी कीमत पे कोई भी तरह की सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार होगा? जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह सत्ता को चिपके रहने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों के लिए कितने कड़े कड़े वो कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन और दूसरी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है, क्या आज भगवान राम अगर होते तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के करीब खड़े होते, जिन्हें सत्ता की कोई लालसा, कोई लालच नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ अपने पिता के कहने पर 14 साल का वनवास ले लिया था? तो ये स्टंट ही है और कुछ भी नहीं है। वो पार्टी जो भगवान के आदर्श, जो राम के आदर्शों को नहीं मानती, वो राम के नाम का धंधा कारोबार कर रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए और कुर्सी अब अपने हाथ लाने के लिए। अभिषेक मिश्रा जी, यू हर्ड बोथ ऑफ देम। आपने योगेश चिले साहब का भी सुना, अरशद आदमी साहब का भी सुना। अभिषेक मिश्रा जी, इज बीजेपी ओवरप्लेइंग द राम मंदिर वाले इश्यू? बिकॉज आपके ऑलरेडी प्रोग्राम चालू कि भगवान राम आ रहा है, कैंपेन चालू कर दिया आपने, राम आ रहा है, और आपने कहा कि अलग अलग जितने मंदिर है, भव्य सोमनाथ, भव्य केदारनाथ, काशी विश्वनाथ महाकाल, अयोध्या में रामलला, और जैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सबको फ्री यात्रा कराना,
हाउ डू यू सी दैट? एट द सेम टाइम आपका कहना है कि कांग्रेस हमेशा राम विरोधी रहा है, राम मंदिर के खिलाफ काम किया है, राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ काम किया। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, पहली बात तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उसके जवाब दे दूं। मैं बताता हूं स्वार्थी कौन है, कौन भगवान राम के आदर्शों पे नहीं चल रहा है, स्वार्थी कौन है और सत्ता का लालच किसे है, मैं एक बार बता देता हूं। मोतीलाल नेहरू 1910 1920 1920s के नेता थे कांग्रेस पार्टी के, आजादी से पहले। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को 1928 में एक पत्र लिखा। वो उस समय कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने लिखा, मेरा एक ही सपना है कि अगला कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए जवाहरलाल, मेरा बेटा। जवाहरलाल जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें एक ही काम किया कि कांग्रेस अध्यक्ष बनाया अपनी बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक ही काम किया, पहले संजय गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पार्टी का बॉस बनाया, फिर राजीव गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पार्टी का बॉस बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, अभी और बाकी है, मैं सिर्फ हाफ पे आया हूं उनके परिवार का। ये है वो स्वार्थी परिवार, ये है वो लालची परिवार, ये है वो कांग्रेस परिवार जो भगवान राम के आदर्श को नहीं मानता, सत्ता से इतना चिपका हुआ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी एक लक्ष्य पे काम करता है कि देश को कुछ भी हो जाए, परिवार में ही सत्ता रहेगी हिंदुस्तान की। इनका एक काम था, मोतीलाल का एक सपना की जवाहरलाल, जवाहरलाल का एक सपना की इंदिरा गांधी की सत्ता है, इंदिरा गांधी का एक सपना की संजय गांधी की सत्ता है, संजय गांधी को इनके राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जो सत्ता के लिए देश को भूल के अपने परिवार में सत्ता आती रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये बेशरम की तरह यहाँ पे भगवान राम का और स्वार्थ न होना और सत्ता न चाहना बोल के किसको मूर्ख समझ रहे हैं। मैं दोबारा नाम गिना दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। 100 साल से एक परिवार पूरे पार्टी के देश पे कब्जा कर रहा है और ये लोग सत्ता की बात करते हैं, ये लोग लालच की बात करते हैं। सब विश्व में ऐसी लालची परिवार नहीं है, विश्व में ऐसा स्वार्थी पार्टी नहीं है, विश्व में ऐसा पागलपन नहीं देखा गया कि एक परिवार ने पूरे देश को कब्जा कर लिया, पार्टी कब्जा कर लिया। याद कर लो कांग्रेस प्रवक्ता, फिर से रिपीट कर देता हूं, मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अच्छा योगेश जिला जी, मैं जब अर्षद आजमी रिपोर्ट कीजिए, फिर योगेश जिला जी के पास जाता हूँ। बोले जो नाम हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने गिनाया, तो मैं उनको याद दिला दूं, 2014 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, पूरे यूपीए के घटक दल इस बात का इसरार कर रहे थे सोनिया गांधी जी से कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, पर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी। 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट थे, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 10 साल। राहुल गांधी चाहते तो किसी भी बड़े मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ले सकते थे, लेकिन 10 साल तक राहुल गांधी ने कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने हाथ में नहीं लिया। तो भाई साहब ऐसा है ना कि चिल्लाने से सत्य बदल नहीं जाता, और आपको इतना चिल्लाने पे नंबर भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मोदी और अमित शाह के बाद तो तीसरा कोई है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। और ये समझ लीजिए कि जब तक ये रहेंगे तब तक आप लोगों का किसी का नंबर नहीं लगने वाला है, चाहे आप जितना भी जतन कर लें, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए जिस तरह का इस्तेमाल कर रही है, जो कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दे रही है। पहला अटैक उन्होंने राहुल गांधी पर किया था, पर वो नाकाम रहे, पर संजय सिंह के मामले में वो कामयाब हो गए, और अब महुआ मोइत्रा को भी वो जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, क्योंकि वो मोदी जी पर और अडानी पर तनकीद करती है, कटाक्ष करती है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि मोदी जी और अमित शाह, ये सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी तरह का सौदा कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। योगेश जी जवाब दे दूं, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ जल्दी बोलिए, फिर बोलिए अभिषेक। हाँ, जवाब ये है कि सत्ता में बने रहने के लिए हर हथकंडा अपनाने वाला एक ही शख्स था भारत के इतिहास में, रिकॉर्ड इतिहास में। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त हो, तो इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा के सब नेताओं को जेल भेज दिया, सारे प्रेस को बंद करवा दिया और सारे अधिकार जनता के छीन लिए, फंडामेंटल राइट टू लाइफ तक छीन लिया इंदिरा गांधी ने। तो जी हाँ, एक नेता हुआ है देश में जिसने सारे अधिकार छीन लिए अपनी सत्ता के लिए,
वो थे मोतीलाल नेहरू की पोती, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, एक वंशवादी नेता इंदिरा गांधी। ना योगेश शिले साहब, मैं आपके अरशद आजमी 10 साल से इमरजेंसी है देश में। आजमी साहब, मैं आपके पास आता हूं और पहले योगेश शिले जी। योगेश जी, अभी राज ठाकरे साहब ने शिवाजी पार्क में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, आप लोगों ने किया, जबरदस्त कार्यक्रम था, लोग ने बहुत जबरदस्त तरीके से उस चीज में इन्वॉल्व करके, जावेद अख्तर साहब, सलीम जावेद साहब भी थे वहां पर। जावेद अख्तर साहब ने जिस प्रकार से राम का तारीफ किया, भगवान राम का तारीफ कर दिया, इट वॉज आउट ऑफ द वे। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पूरे देश और दुनिया ने देखा जावेद अख्तर साहब ने किस प्रकार से भगवान राम का, आप उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, योगेश शिले साहब। सर, हम यही बताना चाहते हैं कि लोगों को लगता है एमएनएस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। हम आपको बताएं, एमएनएस मुस्लिम विरोधी नहीं, हिंदू हितवादी पार्टी है। हिंदू हितवादी रहना और मुस्लिम विरोधी रहना, ये दो चीजें अलग है। अगर हम मुस्लिम विरोधी रहते तो जावेद अख्तर हमारे स्टेज पे नहीं आते। हमारे स्टेज पे आके जावेद अख्तर ने क्या कहा कि यहाँ के सभी मुसलमान जो है, जो राम को मानते हैं, जो सीता को मानते हैं, सीता मैया को मानते हैं, वो यहाँ की धरोहर को, यहाँ की जो संस्कृति है, इसको उजागर कर रहे हैं। तो हम मुसलमानों से यही चाहते हैं कि आपके जो आप किसी मुगल के वंशज नहीं है, आप किसी अलाउद्दीन खिलजी के वंशज नहीं है, आप यहाँ के हैं, आप यहाँ के मिट्टी के बन के रहिए। जो भी इस देश के खिलाफ खड़ा रहेगा, उसके खिलाफ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जिस दिन खड़ी रहेगी, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, उस दिन ये इस देश में कोई दंगा, किसी, आप जो बोलते हैं ना, लोग दंगा फैलाते हैं, दंगा तैयार करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। जैसे भूमिका कल जावेद अख्तर साहब ने सबके सामने रखी थी, उसी भूमिका से अगर इस देश का हर मुसलमान रहेगा तो कोई भी हिंदू उस मुसलमान के खिलाफ खड़ा नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं भाईचारे के साथ रहे, सभी रहे, यहाँ के सभी जो इश्यूज है हम मिलजुल के सॉल्व कर लेंगे। क्यों बाहर की ताकतों को यहाँ पे लाना है? जो इतिहास इस देश में इसके पहले हुआ था, उसको क्यों वापस वही इतिहास को रिपीट करना है? तो हम तो चाहेंगे, हम स्वागत करेंगे जावेद अख्तर साहब की भूमिका का। अरशद आजमी साहब, अमित शाह जी का कहना था कि राम मंदिर का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है मोदी काल में, नरेंद्र मोदी जी के काल में 550 साल के बाद पुनर्निर्माण हुआ है, ये बहुत जबरदस्त काम है, मोदी जी ने किया है। और उनका कहना है कि कांग्रेस 70 साल से इस काम का विरोध कर रहे थे। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट था, कल वो जो रैलीज एड्रेस कर रहे थे वगैरह। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? 70 साल अमित शाह जी का कहना है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का निर्माण का विरोध किया, आप इसको कैसे देखते हो अरशद आजमी साहब? देखिए, जब से ये बात जो है गलत है कि विरोध किया, कांग्रेस का हमेशा स्टैंड ये रहा कि इसका जो फैसला है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, या तो वो लोगों की आम सहमति से हो जाए, जो दोनों पक्ष के लोग थे उनकी सहमति से हो जाए, या तो फिर इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाए। तो बाद में यही हुआ, दोनों पक्षों की जब पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई तो ये मामला कोर्ट में चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश दिया। उस आदेश को दोनों ही पक्ष के लोगों ने माना और कांग्रेस ने भी माना। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये मसला खत्म हो गया। इसमें विरोध कैसे? जब आप किसी भी मसले के ऊपर अगर बात करेंगे और वो मसला सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में पेंडिंग होगा तो आदमी उसका इंतजार ही करेगा। कांग्रेस ने भी वही किया कि जो फैसला आपसी सहमति या कोर्ट से होगा उसने हमेशा उसको मान्य करने की बात कही। हाउ डू यू सी अभिषेक मिश्रा जी, अमित शाह का स्टेटमेंट जिस प्रकार से, कांग्रेस का कहना है कि ये फिजूल की बात है कि 70 साल कांग्रेस ने विरोध कर दिया, जो अमित शाह ने आंकड़े के हिसाब से कहा, और ये तारीफ की है कि नरेंद्र मोदी के काल में जिस प्रकार से काम हुआ राम मंदिर, और 22 जैन को जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठान करने वाले राम मंदिर का। तो ये तो ठीक है कि राम मंदिर बन रहा, मगर कांग्रेस पे आलोचना करना कि 70 साल से विरोध है, इस पर आप कितना, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट, अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश का कुछ भी भला नहीं किया, देश को पिछड़ा रखा। कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट जो पैटर्न अपनाया था आजादी के समय नेहरू जी ने, उसने हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। और ये पूरा विश्व में, अब वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जब तक सोशलिस्ट रही तब तक वो बर्बाद रही। और ये जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का ये इकोनॉमिक मॉडल,
लाइसेंस राज बोलते थे कि कोई उद्योग नहीं बढ़ता था, कोई व्यापारी नहीं बढ़ता था। लाइसेंस राज के समय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ऑफिसर मिलके रेड राज और लाइसेंस पद्धति में पैसा कमाते थे, तो ये भारत की इकोनॉमी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हाँ, मोदी जी ने शुरुआत किया और मोदी जी ने अब इस काम को मजबूत करते हुए भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया। भारत शीघ्र ही जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो जो विकास हुआ है वो और मोदी जी इन दो नेताओं के कारण हुआ है। अन्य जितने प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के रहे, उन्होंने जो है सही देश के लिए दिशा नहीं चुनी। इसमें हम शास्त्री जी को हटा सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरा देश नमन करता है। शास्त्री जी ने डेफिनेटली 65 की युद्ध में हमें जीत दिलाई। उनका जय जवान जय किसान का नारा जो वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया था, तो हम लाल बहादुर शास्त्री को मान सकते हैं। वो एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो परिवार से नहीं थे। इस नेहरू गांधी जो भ्रष्टाचारी परिवार है, देशद्रोही परिवार, तो शास्त्री जी एक अच्छे नेता थे। उसके बाद वाजपेयी जी और मोदी जी, इन्होंने देश को सही दिशा दिखाई है, देश का विकास किया। तो आजमी साहब, यू वांट टू रिप्लाई टू दैट? एक तो है कि बीजेपी का क्लियर एजेंडा वेरी क्लियर है, हिंदुत्व, और मोदी साहब जो रिपोर्ट कार्ड लेके सब कार्यकर्ताओं को कहा कि घर घर पहुंचा दो, जिसमें आपके बालाकोट स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से, नल से जल, हर घर शौचालय, और उसके बाद हिंदुत्व। आप इस कैसे अभिषेक मिश्रा जी का कैसे आप स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं? देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे इकोनॉमी को खत्म कर दिया और मोदी जी के आने के बाद से इकोनॉमी जो है हो गई। तो देखिए, ऐसे भी बीजेपी जो है, मिश्रा जी उनको सुनिए, तो ऐसे भी प्रोपेगेंडा पार्टी है, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी वगैरह की बात इनको वैसे भी इनके मुंह से अच्छी भी नहीं लगती और उन्हें आती भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, 15-20 साल से भारत जो है, 15-20 साल से, अभी इनको 10 ही साल हुआ है, 15-20 साल से भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। 15-20 साल से जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़कर गए थे 2014 में, तब हर साल 75 लाख नौकरियां मिला करती थी देश के नौजवानों को। मोदी जी के आने के बाद वो 25 लाख के नीचे घटकर रह गई। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2014 में छोड़कर गए थे, तब देश का जीडीपी 9% था। आज देश का जीडीपी 3% है। जिस सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी, जिस दिन नोटबंदी की प्रधानमंत्री जी ने, आपको बता देता हूं, 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था हिंदुस्तान को। जितने भी छोटे उद्योग थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो नौकरियों से हाथ धो बैठे। आज 36% का जीडीपी का हिस्सा होता था छोटे उद्योगों का, आज वो घटकर 24 से 25% रह गया। उसके बाद नोटबंदी के बाद इन्होंने जीएसटी लगाई। जीएसटी में भी 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जीडीपी को। पिछले 7 सालों में इस गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से देश को 84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इन्हें इकोनॉमी का पता नहीं है, इकोनॉमी की बात करते हैं। अब तक अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती तो हिंदुस्तान जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होता। इनके आने की वजह से वो 9 साल पीछे हो गया साहब, 9 साल पीछे हो गया। जब आपको मैं बता दूं, जब ये लॉकडाउन किया था मोदी जी ने, सिर्फ 4 घंटे का समय देके, 4 घंटे की मूर्खता का समय देकर जब उन्होंने लॉकडाउन किया था, उसके बाद पूरी दुनिया की जीडीपी गिरी, पूरी दुनिया में इकोनॉमी खराब हुई। लेकिन उनके गिरने की रफ्तार 3.1% थी। अकेला इंडिया एक ऐसा देश था जिसकी जीडीपी में, जिसकी इकोनॉमी में 6.6 की कमी आई, सिर्फ इसलिए कि चाइना जहां से कोरोना शुरू हुआ उसने सिर्फ अपना एक स्टेट बंद रखा और उसकी जीडीपी भी उस दौरान 2.5% से ऊपर जाती रही। लेकिन इंडिया ने 4 घंटे के अंदर पूरे इंडिया को लॉकडाउन कर दिया मोदी जी ने, और पूरी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया साहब। तो ये बात करते हैं। आज इनको मैं और एक बात बता देता हूं, इन्हें पता नहीं होगी। अभी 4 दिन पहले बेरोजगारी का आंकड़ा आया है सीएमआईए का। उस आंकड़े में बेरोजगारी दर कितनी है जानते हैं आप? 10%। सितंबर में 7% थी, अभी अक्टूबर नवंबर में आते आते बेरोजगारी 10% पर चली गई। देश में जो 20 से 24 साल के युवा हैं उनके अंदर बेरोजगारी का परसेंटेज इन्हें नहीं मालूम होगा। मैं बता देता हूं, आज उनका परसेंटेज 44% है। 44% युवा जो है 20 से 24 साल के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र में या आरक्षण की मांग हो रही है ना,
ये आरक्षण की मांग कब होती है और क्यों होती है? जब समाज के अंदर बेरोजगारी बढ़ने लगती है, जब समाज के अंदर असमानता पैदा होती है, जब उसके अंदर इस तरह का माहौल पैदा होता है कि कहीं से कोई घर चलाने का जरिया नहीं मिल रहा, तब लोग सड़कों पर आकर आरक्षण की मांग करते हैं। आज इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए 2, 4, 5 उद्योग आ रहे थे, उसको भी भाई साहब ने उठा के गुजरात भेज दिया। भाई महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के वो उनको खाने पीने का नहीं है क्या? उनको अपनी जिंदगी गुजारने का हक नहीं है क्या? यहाँ की फैक्ट्रियां आप गुजरात लगा देंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुप बैठेंगे। तो इकोनॉमी का दिवाला निकालने वाली है ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काकर, लोगों को बांटकर वोट लिया है। चिने साहब, मैं आपके पास आता हूं बिकॉज आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना, पहले अभिषेक मिश्रा को रिपोर्ट करने देते हैं। बोलिए अभिषेक मिश्रा जी, बोलिए। पहली बात, मनमोहन सिंह की सरकार में 2G कोल और कितने घोटाले हुए, आदर्श घोटाला, कोयला और कितने घोटाले हुए, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, परंतु मनमोहन सिंह की सरकार का रिपोर्ट कार्ड ये था कि कांग्रेस पार्टी 52 सीट पे आ गई। अरे बोलने दो मुझे, कांग्रेस पार्टी 52 सीट पे आ गई। तो प्रदीप जी, काइंडली योर व्यूअर्स मस्ट नो, मनमोहन सिंह का रिपोर्ट कार्ड ये था कि कांग्रेस पार्टी 50 MP, 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे सिमट गई पूरे देश में, ठीक है। और जो ये GST नोटबंदी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को जनता ने बड़ा मैंडेट दिया 2019 में। देश की जनता ने दिखा दिया कि मनमोहन सिंह इज अ फेलियर एंड मोदी जी सक्सेस एंड पीपल ट्रस्ट मोदी जी। ये देश की जनता का तो सम्मान कर लो, अरे देश की जनता का तो सम्मान कर लो ना। अच्छा, मैं योगेश चिले साहब के पास, बिकॉज राज ठाकरे साहब ने जो कैंपेन शुरू किए थे महाराष्ट्र में, एक तो जो मुंबई गोवा हाईवे है, जो योगेश चिले साहब खुद उसमें बहुत सारे डिफेक्टिव चीजें नोटिस किए, हाईलाइट कंटिन्यूज कर लिए, और फिर टोल टैक्स वाले इश्यूज थे, जो टोल टैक्स जिस प्रकार से हो रहा नहीं हो रहा। योगेश चिले साहब, पहले मुंबई गोवा हाईवे पे जरा स्टेटस हम लोग को बता देंगे पूरे व्यूअर्स को। चिले साहब। सर, अभी मुंबई गोवा हाईवे पे जैसे गणपति के पहले जो सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन कायम है। जो हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय रविंद्र चौहान, जो गणपति के पहले 7 बार वहां पे आए थे, 2 महीने हो गए गणपति के बाद, एक बार भी वहां पे आए नहीं है। अभी भी उतने ही गड्ढे हैं, अभी भी रास्ते की हालत जो गणपति के पहले थी वही है। तो कोई प्रोग्रेस सर इसमें नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि एक लेन हम गणपति के पहले पूरी करेंगे और सेकंड लेन हम दिसंबर 31 के पहले पूरी करेंगे। आज अगर पूरे मुंबई गोवा हाईवे पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं पे भी काम शुरू नहीं है। जो पहले रास्ता था उससे बुरा रास्ता आज हमें मिल रहा है। जो हम चाहते थे कि मुंबई गोवा हाईवे अगर पूरा हो जाए तो हमारी ट्रैवलिंग जो है 7 या 8 घंटे में पूरी हो जाए, आज हमको 12 घंटे लग रहे हैं सर। और आपने वो वसाई विरार वाले वाटर प्रॉब्लम भी इशू किया, थोड़ा उसमें भी हाईलाइट कीजिए, बिकॉज बाकी हम लोग पूछ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी, वो वसाई विरार वाटर प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन नहीं सर। कुछ देखिए, हमारा काम है, हम अपोजिशन में है, हमारा काम है सरकार को उनकी खामियां या लोगों के साथ जो हो रहा है वो इश्यूज है वो उनको दिखाना, ये हमारा काम है। उस पे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम सरकार का है। लेकिन महाराष्ट्र में सिचुएशन ऐसी है कि सरकार अभी कोई भी इशू हैंडल करने के हालात में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने MLA बचाने के काम में लगे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि मेरे पास अभी जो बचे हुए MLA है वो दूसरी पार्टी के तरफ जाए। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम खराब है। आज तक महाराष्ट्र में ऐसा कभी हुआ नहीं था। अभी की जो सभी पार्टियां सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण छोड़ के बाकी की सभी पार्टियां अपने MP और अपने MLAs को बचाने में लगी है, ना कि लोगों के। मैंने अभी जो बोला था ना, शायद मिश्रा जी को बुरा लगा रहेगा कि लोगों को क्यों आप फ्री में रामलला के दर्शन करा रहे हैं। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं जिस पनवेल में रहता हूँ उस पनवेल में 4 दिन से पानी नहीं आया था, और महाराष्ट्र के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है बावनकुळे साहब, वो आके यहाँ के MLA को क्या बोलते हैं कि मैंने तुमको टारगेट दिया है 5000 लोगों को आप रामलला के दर्शन कराओ। अरे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप खुद सिडको के प्रेसिडेंट थे, आपने तब ये कोई भी डैम वहां पे बनाया नहीं लोगों के पानी के लिए। अभी आप MLA अब तो बनाओ, ये आपका टारगेट होना चाहिए था।
लोगों को अगर रामलला के दर्शन करने अपने जेब से, अपने खर्चे से, अपने मेहनत से करेंगे, आप उनको फ्री में ले जाने की जरूरत नहीं है। उनका पाप पुण्य बढ़ाओ, आप उनका पाप क्यों बढ़ा रहे? हम चाहते हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, उसने प्रोग्रेस पे बात करनी चाहिए, उसने प्रोग्रेस पे काम करना चाहिए। ये सब इश्यूज है, ये लोग अपने आप हैंडल कर लेंगे। उनकी धार्मिक आस्था है, वो अपने आप वो पूरा कर लेंगे। आप सिर्फ उनके पानी का, उनके महंगाई का, उनके रस्तों के बारे में सोचिए, बाकी कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभिषेक मिश्रा जी, ये हिंदुत्व रामलला ठीक है, मगर पानी पनवेल में नहीं है, मुंबई गोवा रोड ठीक नहीं है, हाईवे ठीक नहीं है, वसाई विरार वाटर प्रॉब्लम अभी तक है। ऐसा नहीं कि ये 5 साल में, 17 साल से गोवा हाईवे नहीं हो रहा, बट ये ट्रिपल इंजन सरकार इसलिए आया था कि पूरे चीज ठीक कर देंगे, इकोनॉमी को ट्रैक लेके आएंगे, लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो चीज मिलेंगे। पानी आपका मेन कैंपेन था, फडणवीस साहब के अलग अलग इरिगेशन कैंपेन, पानी हर घर नल से जल, मोदी साहब के कैंपेन। स्टिल व्हाई इज द स्टेट सफरिंग? अभिषेक मिश्रा जी, स्टेट सफर क्यों कर रहे हैं? और हम लोग राम मंदिर में लोगों को लेके जाने वाली बात कर रहे हैं, पानी की बात नहीं कर रहे। मिश्रा जी, ट्रिपल इंजन फेल हुआ क्या? देखिए, देवेंद्र जी जब पहली बार मुख्यमंत्री थे 14 से 19 तक, उन्होंने पानी के सिंचाई के लिए बहुत अच्छी योजना लाई थी। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि जो भाजपा के साथ ये सरकार, शिंदे जी और अजित पवार जी है, तो क्योंकि हमारा फोकस ही विकास है, हमारा फोकस ही डेवलपमेंट है, हमारा फोकस ही राष्ट्र को मजबूत और महाराष्ट्र को प्रगतिशील बनाना है, तो इसीलिए पानी की अवेलेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लोगों के, जनता की भलाई के लिए, जनता के जीवन यापन के लिए, एज वेल एज उसके यहाँ के सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो वो हमारे गवर्नमेंट का की एजेंडा है, की फोकस है, एंड डेफिनेटली उसमें स्टेप बाय स्टेप उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, सरकार निभा रही है। ज्यादा हाईवे का विषय है, रविंद्र चौहान जी उसमें काफी सक्रिय है। रविंद्र चौहान जी बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर है, बहुत ही एक्टिव लीडर है, बहुत ही फार साइटेड विजनरी लीडर है, और वो कई बार उस हाईवे पे जा चुके हैं। उनका स्वयं का, अब देखिए, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र सरकार के जो टेक्निकल काम है उस पर तो मैं जो प्रवक्ता कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि आज कितना रोड बन गया, कितना हाईवे रह गया, क्योंकि वो तो जो वहाँ के एक्सपर्ट्स ही कमेंट कर पाए। मिश्रा जी, एक बात सिर्फ आपको बताता हूँ, ये वही रविंद्र चौहान साहब है जिन्होंने रास्ता पूरा किया नहीं, फिर भी पूरे मुंबई गोवा हाईवे पे खुद के अभिनंदन के बैनर लगा दिए कि मैंने 1 लेन पूरी कर दी। इसके इतनी शर्मनाक बात नहीं है सर जी। आपका अधिकार है, आप प्रजातंत्र में आपका अधिकार है, आप निंदा करें हमारे मंत्रियों की, अगर आप बुराई करना चाहें, आपके मन में अगर वो सच झूठ वो तो जनता तय करेगी, आप करने का अधिकार है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि रविंद्र चौहान जी बहुत ही एक डायनेमिक, बहुत ही डेवलपमेंट ओरिएंटेड, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही जिसको विजनरी लीडर है, और रविंद्र चौहान जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इज डूइंग गुड वर्क, और वो महाराष्ट्र की जनता का भला कर रहे हैं। और ये जो गोवा हाईवे है, मुंबई गोवा हाईवे, इस पर उनका हमेशा ध्यान रहता है। तो ठीक है, आप मनसे से हैं, आप उनका विरोध कर सकते हैं, बट सच्चाई यही है कि वो जनता की विकास। नहीं मिश्रा जी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसके एविडेंस दिखा सकता हूँ। ये लोग आपको सिर्फ ऊपर केंद्र में बताते रहते हैं हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, सिचुएशन वैसी नहीं है। आप मेरे साथ मुंबई गोवा हाईवे पे आइए, मैं आपको बताऊंगा ये आपके डायनामिक लीडर जो है उन्होंने क्या क्या घपले करके रखे मुंबई गोवा हाईवे पे। मेरा गांव है सर वहां पे, मिश्रा जी मेरा गांव है। हमें दुख होता है पिछले 17 साल से, जिसमें ये बीजेपी की सरकार भी है, कांग्रेस की सरकार भी है, दोनों ने हमारा रास्ता पूरा नहीं किया। हालांकि देश में सभी रास्ते पूरे हो गए, सिर्फ ये मुंबई गोवा हाईवे और पंजाब या हरियाणा का कोई रास्ता है। खुद गडकरी साहब ने कहा था ये 2 रास्तों के बारे में मुझे बुरा लगता है, मैं कर नहीं पाया। ये मेरी पूरी करियर पे ये बदनुमा दाग लगा है। तो अगर ये सब माननीय मंत्री जी कह रहे, केंद्र में मिनिस्टर है वो कह रहे, तो उसके इस बारे में रविंद्र चौहान साहब ने सोचना चाहिए था। आपने रास्ता पूरा किया नहीं, उसका दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि रास्ता पूरा किया नहीं लेकिन बैनर लगा रहे हैं। आप क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं? इसमें जो वहाँ जो अधिकारी होते हैं जो इस डिपार्टमेंट के, तो उसमें देखा जाएगा कि उसको काम कैसे फास्ट कंप्लीट किया जाए। रविंद्र चौहान जी तो बहुत एक मजबूत लीडर है, अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। अगर कोई अधिकारी से चूक कहीं हुई है, कहीं लेट हुआ है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। I'll come to अर्शद आजमी साहब। आजमी साहब, ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी,
अजीत पवार जी ने पूरा, उनका कहना है कि महाराष्ट्र का काया पलट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र, जो आपके काल में, एमवीए के काल में नंबर 3 नंबर 10 के आसपास था, आज वापस नंबर 1 पे आ गए। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है, बोले कि अजित पवार जी बोला कि मैं लोगों को न्याय देने के लिए ट्रिपल इंजन के भाग बनाऊं, तो एमवीए इसलिए बाहर गया और ट्रिपल इंजन आए डेवलपमेंट का लहर महाराष्ट्र में लाने के लिए। आप डेवलपमेंट का लहर देख रहे हो अरशद आजमी साहब? देखिए, मुंबई शहर में डेवलपमेंट किया है ये ट्रिपल इंजन की सरकार ने। खंभों पर लाइट लगाया, कई 100 करोड़ रुपए के खंभों पे लाइट लगाया, सड़कों पे बेंच बिछाई। आज जरा सा एक सर्वे करिए आप, अब वो आधे से ज्यादा लाइट जो है वो बंद पड़ी है और वो जो स्ट्रीट फर्नीचर था वो उखाड़ कर गायब हो चुका है। तो यही देखिए, ये तीनों जो ट्रिपल इंजन का सरकार है, अब ये इंजन एक दूसरे के पीछे नहीं चल रहे हैं, ये तीनों इंजन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अजीत दादा पवार जी जो है वो नाराज चल रहे हैं शिंदे जी से, ऐसी खबरें मीडिया के थ्रू आ रही हैं, चैनलों पर लोग इसका तबसरा कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार साहब जो है वो 20 दिन से जो है वो सचिवालय नहीं गए। तो ये इसमें इनकी फिक्र नहीं लगी है कि महाराष्ट्र का या मुंबई शहर का डेवलपमेंट किस तरह हो। इनका पूरा और पूरा फोकस इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कौन कितनी जल्दी बन जाए। अभी बीच में कुछ दिन पहले जब ये खबर आई कि एकनाथ शिंदे और उनके साथियों के ऊपर कुछ फैसला आने वाला है, तो फडणवीस साहब ने तुरंत अपना वो पुराना वीडियो डाल दिया, मैं पुनः यही, मतलब उनके अरमान फिर जागे कि मैं फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन फिर उन पर पानी फिर गया और एकनाथ शिंदे जी बोले कि मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। तो ये देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। आज मुंबई महानगर पालिका, उसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मंत्री का ऑफिस बन गया। अब वो मंत्री जो है बैठकर पूरे मुंबई महानगर पालिका को चला रहा है। हमारे एमएनएस के साथी ने जो बात कही पानी के बारे में, मुंबई में पानी जो है वो जमा की हुई झीलों में जमा किए हुए पानी को सप्लाई से पूरे मुंबई शहर को पानी मिलता है। लेकिन आज उसमें सिर्फ जो है मरम्मत के जो काम है, रिपेयरिंग के काम भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें जो काम कुछ 1-2 लिए भी जा रहे हैं तो इसको इतना लंबा समय में लग रहा है कि 1-1 महीने से ज्यादा जो है जनता जो है पानी की सप्लाई को लेकर परेशान है। मुंबई में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़ी ऊंचाई पर वहां पानी कई दिनों से नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कारपोरेटर तो है नहीं, जनता जवाब इनसे मांगेगी, ये कभी जनता के बीच आकर जवाब देते नहीं। वो जो शहरी विकास मंत्री है मुंबई शहर के, उनको आज तक मुंबई शहर के किसी भी आदमी ने देखा नहीं। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है विकास करने के नाम पर बैठी जरूर है, लेकिन विकास अपने मुख्यमंत्री पद को लेके ये तीनों लोग ज्यादा परेशान हैं। मगर आजमी साहब, मुझे एक चीज ये कि आपका कहना है कि डेवलपमेंट हुआ नहीं है, मगर ये ग्राम पंचायत पोल्स में जिस भारी मात्रा से भारतीय जनता पार्टी और अलायंस ने स्वीप किया, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि हमने पंचायत से पार्लियामेंट का रास्ता साफ हो गया, ये मोदी जी के विश्वास। बात सुनिए, ग्राम पंचायत चुनाव पहले ग्राम पंचायत जो है वो पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, और आमतौर से ये रुझान रहा है न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में ये रुझान रहा है कि आमतौर से ग्राम पंचायतों में जीतने वाले लोग सत्ता पक्ष के साथ ही ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद होती है कि जो सत्ता में बैठा वहीं से डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा। एक ये वजह हुई। दूसरी वजह ये हो गई कि जो मीडिया है देश का, जो एनडीए का गठबंधन एक पार्टनर है मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसने पूरी तरीके से ये कर दिया कि अपना सारी सीटें जो है वो बीजेपी की चली गई। उसमें शिंदे साहब नाराज हो गए, इसलिए कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को दिखाई गई और दूसरे नंबर की सीट जो है वो अजीत दादा पवार को दिखाई गई, जबकि सारा काम तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट ही नहीं मिला, वोट मिल गया बीजेपी को और अजीत दादा पवार को। बीजेपी 250 के ऊपर सीट जीत गई और अजीत दादा 200 जीत गए और बेचारे शिंदे जी 140 पे ही रह गए। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे काम हो रहा है और सबसे ज्यादा कम ग्राम पंचायत में कम सीटें जो है वो शिंदे जी की पार्टी को मिल रही हैं। तो ये मीडिया का बना बनाया खेल है। ग्राम पंचायत में चुनाव सिंबल नहीं होता तो किसी के भी नाम से जोड़ दीजिए, जनता को क्या फर्क पड़ता है। ये वही कुछ खेल था। कराइए ना, मुंबई कारपोरेशन का चुनाव कराइए, सिंबल पे होने वाला है। आपको अभी हकीकत समझ में आ जाएगी कि जनता क्या सोच रही है और किसका साथ देने वाली है।
चिरे साहब, यू वांट टू कमेंट, आपको कमेंट करना है ग्राम पंचायत इलेक्शन। फडणवीस साहब का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये टोटल विश्वास है लोगों का कि 2024 में हम, उन्होंने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट, देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे और ट्रिपल इंजन सरकार पे। चिले साहब, आपके भी बहुत सारे शायद सरपंच वगैरह बने हैं, कैसे देखते हो आप इसको? सर, पहली बात तो ग्राम पंचायत इलेक्शन कौन केंद्र में पीएम है, कौन सीएम है, इस पे लड़ी नहीं जाती। ग्राम पंचायत इलेक्शन में शेकाप वाला बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, बीजेपी वाला कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, कांग्रेस वाला एमएनएस के साथ खड़ा रहता है। वहां पे पार्टियां नहीं रहती, वहां पे रिलेशंस रहते हैं। मेरे घर के आजू बाजू के जो मेरे नेबर्स है वो मुझे वोट देंगे कि नहीं, इस पे सब वहां पे चलता है। कौन कितना, आपको दुर्भाग्य है लेकिन मैं आपको जो है वो खुला बता रहा हूं, कौन कितना पैसा बांटेगा उस पे ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ी जाती है। आपको शायद बुरा लगेगा लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में कौन पार्टी कितना पैसा बांट रही है, अपने जो जिन्हें खड़ा किया है उनको कितना पैसा दे रही है और वो उसमें से कितने बांट रहे हैं, इस पे ये सब सीट्स आती है। अगर आप चाहे तो जिस दिन ये इलेक्शन रहता है किसी भी गांव में रात को जाके खड़े रहिए, 12 बजे से सुबह 8 बजे तक आपको पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। नो, अभिषेक मिश्रा जी, हाउ यू सी फडणवीस साहब के स्टेटमेंट की पंचायत से पार्लियामेंट का रास्ता साफ हुआ, ये ग्राम पंचायत का रिजल्ट यही इंडिकेशन है ट्रिपल इंजन सरकार पे विश्वास और नरेंद्र मोदी 2024। हाउ डू यू सी दैट, अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा 48 में से 48 एमपी सीट जीतेगी, विधानसभा में 288 में से हम 270 जीतेंगे। और ये पंचायत के चुनावों ने, ग्राम पंचायत ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र की जनता आंख बंद करके मोदी जी, फडणवीस जी, शिंदे जी, अजित पवार जी के साथ है। वो जानते हैं कि यही लोग काम कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, राज्य का भला कर सकते हैं। तो इसीलिए जो फडणवीस जी ने कहा कि ग्राम पंचायत के रिजल्ट ने पार्लियामेंट रिजल्ट का एक इंडिकेशन दिया है, वो पूर्ण सत्य है। महाराष्ट्र में 14 और 19 में दोनों बार भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाया, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। 2024 में भी वही होगा कि भाजपा विल बी नंबर 1 इन पार्लियामेंट्री पोल्स एज वेल एज स्टेट इलेक्शन पोल्स। तो पीपल हैव मेड अप द माइंड। बाकी पार्टियों को पता भी नहीं है कि जनता कितने मजबूती से घर घर तक भाजपा का समर्थन है। अब इनको 24 में और स्पष्ट पता होगा। यू नो, अरशद आजमी साहब, द लास्ट वी कम टू द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टेटमेंट। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि हमारे ग्लोबल जितने इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी पे विश्वास रखा है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, उन्होंने कहा कि मोदी 6.7 ग्रोथ बोल रहा है, आईएमएफ 6.3 ग्रोथ बोल रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स कुछ 6.3, मॉर्गन स्टैनली 6.5। तो वो बोल रहे हैं कि ये देश भर में, पूरे दुनिया में हमारे इकोनॉमी में विश्वास जता रहे हैं। आप इसको आजमी साहब कैसे देखते हैं? इकोनॉमी क्या ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गया कि इंडियन इकोनॉमी नंबर 1 है ग्रोथ वाइज, जीडीपी ग्रोथ वाइज? देखिए, विकासशील जो है देश है भारत जो है विकासशील देश है। मैंने कहा कि 15-20 सालों से भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर, और एक बहुत बड़ा बाजार है, सभी लोग निवेश कर रहे हैं, सभी पूरी दुनिया के प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान में बिकते हैं। तो उस हिसाब से अब तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा, जिस तरीके के निर्णय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने लिया कि आज भी हम जो है वो अपना 3 ट्रिलियन में ही है। आज अगर ये देखिए, किसी भी देश की तरक्की, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी देश की तरक्की जो है उसके नागरिक का जो पर कैपिटा इनकम होता है, उसके जो हालात होते हैं, उसके जो पूरे परिवार के साथ में हालात होते हैं, उस पर पूरे वो निर्भर करती है। सिर्फ 2-4% लोग जो है वो आज की इस ग्रोइंग इंडिया के अंदर कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनका ये भी अपना इनकम भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे वो तो खत्म हो गए पूरी तरीके से, उनको तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। 60% लोग हैं हिंदुस्तान में जो एक दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। मैं क्या करूंगा 5 ट्रिलियन को लेके और 6 ट्रिलियन को लेके और पूरी दुनिया में हाईएस्ट रेटिंग लेके, जब देश का नागरिक भूखा है, जब उसके पास दिन के 100 रुपए भी हाथ पे नहीं है, तो साहब यहाँ तमगा लगाना कि 5 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन, इसका क्या फायदा है? देश की सारी व्यवस्था
बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का मूल ये था कि देश का जो आखिरी नागरिक है, जो आखिरी पायदान पर है, उसके पास भी तरक्की के उतने ही साधन पहुंचने चाहिए जितना पहले व्यक्ति को पहुंच रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा किया जा रहा है। लोगों की आवाज को दबा देने, लोग सवाल नहीं कर पा रहे। वो महुआ मित्रा ने सवाल किया, उसके ऊपर कमेटी बैठा दी गई। भाई उसके सवाल गलत थे क्या? उसने तो यही सवाल किया था कि एक अडानी को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है और देश को इतना छोटा क्यों किया जा रहा है। उसके सवाल गलत थे क्या? वो सवाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए आते हैं क्या? तो देखिए साहब, ये ढोंग है, ये रेटिंग लेना, वो लेना, ये सब इसके कोई मायने नहीं है। सच्चाई ये है कि 60 करोड़ लोग हैं, 60% लोग हैं 100 रुपए से कम कमाते हैं, 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो राशन पर गुजार रहे हैं। आजमी साहब, 80 करोड़ लोगों को 5 साल के रेशन, फ्री रेशन मोदी साहब ने और एक्सटेंड कर दिया। ये क्या, ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है साहब। मनमोहन सिंह की सरकार में 14 करोड़ लोग, सुनिए मेरी बात, मनमोहन सिंह की सरकार में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था। 80 करोड़ को 5 रुपए देना, ये तरक्की है, ये उपलब्धि कहा जाएगा इसको? क्या प्रदीप जी? अब बोलिए प्रेस का ये शो चल रहा है क्या? बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। हाँ, इन्होंने एक बात उठाया था, इन्होंने बहुत देर तक बहुत झूठ बोला, लेकिन एक बड़ा झूठ बोल दिया। इन्होंने ये झूठ बोला कि विकास का पैमाना ये होता है कि आखिरी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है क्या। तो मैं इनके एक ही झूठ का जवाब दे देता हूँ। कांग्रेस के एक लीडर थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी, का बयान था कि जब मैं 1 रुपया जनता गरीब को देना चाहता हूँ तो मेरे सरकार में बैठे हुए लोग, मेरे ही लोग 85 पैसा खा जाते हैं। ठीक है, तो इनके टाइम में गरीब, इनका जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इनके टाइम में गरीब आदमी को सिर्फ 15% ही भला मिल पाता था। 85% ये कांग्रेस के बिचौलिए 10 जनपद के और इनके लोग खा जाते थे। उसमें मामा कोटरोची भी थे, जो सोनिया गांधी रिश्तेदार थे, वो भी खा जाते थे, जो भाग गए थे इनके कारण। अच्छा, मोदी जी की सरकार में क्या हो गया? ये 1 रुपए में 100 का 100 पैसा गरीब के पास जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, और ये पूरा वर्ल्ड बैंक से यूएन ने स्वीकार किया है। तो मैं जवाब दे दूं कि इनका जो सवाल था कि क्या गरीब का भला हो रहा है, तो हाँ, मोदी जी के टाइम में 1 रुपया का पूरा 100 पैसा गरीब के पास जा रहा है। कांग्रेस टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में, खुद राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसा में, 1 रुपये में 100 पैसे में 85 पैसा मेरे कांग्रेस के दलाल खा जाते हैं। मैं डिबेट इसी पे खत्म करूंगा। कांग्रेस पार्टी 85% खाती थी, भाजपा पूरा का पूरा गरीब को दे रही है, अब कोई बचा ही नहीं डिबेट करने। एक मिनट में योगेश चिले साहब से पूछता हूं। उन्होंने हाईलाइट किया था कि पानी के इशू जो है, पानी के इतने इशू है, 2 दिन से पनवेल में पानी नहीं है, मगर इशू कुछ और। चिले साहब बोलिए। सर, पानी के बारे में तो मैंने बात की, लेकिन मिश्रा जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आप वर्ल्ड इकोनॉमी में 1 नंबर पे रहे, 2 नंबर पे रहे या 3 नंबर पे रहे, जिस देश का आदमी खुश नहीं, वो देश की इकोनॉमी बर्बादी पे जा रही है, ये ध्यान रखिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 150 में से 126वें पायदान पे आज है, ये आप ध्यान में रखिए। और पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे है, हमसे यानी उनके नंबर कम है, यानी वहां पे आदमी ज्यादा खुश है। ये बात पे हमें सोचना चाहिए। मैं आप पे नहीं, मैं आप पे टीका नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आईना आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ आंकड़ों से आदमी खुश नहीं होता। आटा नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, खाना फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में आपके आगे है, फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में वो आपसे आगे है सर। मनसे के होके पाकिस्तान की तारीफ मत कीजिए। अरे पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिया का आईना दिखा रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ आपको। आप सिर्फ आंकड़े गिना के, गिना के यहाँ पे लोग खुश है ये नहीं बता सकते। आंकड़े हम तैयार कर सकते हैं, आंकड़ों पे लोग खुश नहीं होते, आंकड़ों पे लोग सर खुश नहीं होते। एक बार रास्ते पे उतर के देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है रास्ते में। राम लल्ला से हम सभी प्यार करते हैं, लेकिन राम लल्ला से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी हमें कुछ भी बताए और हम उस पर भरोसा रखें। वो आर्मी कोई कुछ भी कहेगा और हम भरोसा रखेंगे, ये नहीं हो सकता। सिर्फ आंकड़ों पे सरकार नहीं चलती है, यहाँ पे लोग खुश होना जरूरी है।
मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मिश्रा जी, अरशद आजमी से नहीं, आप नहीं करेंगे स्वीकार, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए आप स्वीकार नहीं करेंगे। और हर आप और कोई अगर आपको आईना दिखाता है तो वो पाकिस्तान को समर्थन करता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? जब आपको आईना दिखाया जाता है तो आदमी पाकिस्तान को समर्थन करता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा आपको क्यों लगता है? आप तय करेंगे आदमी पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है या हिंदुस्तान के बाजू में, ये आप कैसे तय कर सकते? अरे आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। अगर हम हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? तारीफ अलाउड नहीं है। किसने तारीफ की है? पाकिस्तान की तारीफ किसने की है? अरे आपके बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप कोई भी आंकड़े दिखाएंगे और आपको लगेगा कि भारत खुश है, ऐसा होता नहीं सर जी। मैंने सिर्फ भारत खुश नहीं है, भारत में लोग खुश नहीं है ये बताया, तो आपको पाकिस्तान का समर्थन लग रहा है। हमने सिर्फ यहाँ पे गरीब आदमी खुश नहीं है बताया तो आपको पाकिस्तान का समर्थन लग रहा है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? अरे आप कौन होते हैं तय करने वाले? हम हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं, आप सीखे क्या? अरे महाराष्ट्र को आप मत सिखाइए ये सब बातें, महाराष्ट्र को ये सब बातें आप मत सिखाइए। हमारे खून में हिंदुस्तान है, आप मत बताइए हमको। अरे आप हमको मत बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है हम, आप क्या हमको बताएंगे हिंदुस्तान से प्यार करना क्या चीज होता है? तो ये सब आप कांग्रेस वाले से बात कर दीजिए, ये एमएनएस से बात मत कीजिए, आपका सुनेगा भी नहीं हम। हम लोग बोलिए 2 मिनट सुनिए। शिवाजी महाराज के वंशज है, इस देश से प्यार करना आप बीजेपी हमको नहीं सिखाएंगे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया देश से प्यार कैसे करते, आप क्या हमको सिखाएंगे? माफी नहीं मांग रहे हैं पाकिस्तान की तारीफ। अरे सवाल ही नहीं उठता माफी मांगने का। ऐसा चीज ही मैंने क्या किया जो मैंने इनकी माफी मांगूंगा? या आजमी साहब बोलिए, आजमी साहब बोलिए। अरे प्रदीप जी, ये क्या एसिड बीड होती है क्या? नहीं, बिल्कुल। मैंने क्या किया? मैंने खाली हैप्पीनेस इंडेक्स बताया तो मैं पाकिस्तान का समर्थक हो गया क्या? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मिश्रा जी छोड़कर भाग गए क्या? हाँ, मिश्रा जी चले गए। बोलिए अरशद आजमी, फाइनल कमेंट बोलिए। अगर रहते तो बोले प्रदीप जी, देश के बारे में प्यार के जो बात ये जो कर रहे थे मिश्रा जी, इनको बोलिए एमएनएस को देश का प्यार मत सिखाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है हम रण छोड़ के भागते नहीं, हम खड़े रहते, इसलिए मिश्रा जी को भागना पड़ा। अभी वो भाग गए, मिश्रा जी भाग गए। बोले हम लोग चिले साहब, 1 मिनट अरशद आजमी को सुन लीजिए, 1 मिनट। आपके माध्यम से मिश्रा जी को मैसेज देना चाहता हूं। पाकिस्तान के नाम पर इतना आग बबूला हो गए। नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को सूचित किए बगैर पाकिस्तान के वजीर आजम की बिरयानी खाने चले गए थे, तो उन्हें तो शोभा नहीं देता इस तरह। अरे लालकृष्ण आडवाणी साहब लोग मजार पे गए थे बिना के, तब इनको लगा नहीं है पाकिस्तान का समर्थन कर रहे। देखिए ये कैसा है, जो दूसरी बात इन्होंने राजीव गांधी वाली बात कही। राजीव गांधी जी ने कम से कम इस बात को कबूल करके हिम्मत तो दिखाई कि भ्रष्टाचार कहां तक फैला हुआ है। जो अडानी जिसका नंबर देश में 600 के पीछे था, वो सिर्फ 5-7 साल में दूसरे नंबर पे दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, दूसरा ताकतवर आदमी बन गया दुनिया का। और वहीं पर जो जनता जो पहले सम्मान से इस देश में जी रही थी, वो 5 किलो राशन के लिए निर्भर हो गई। 60 करोड़ 60% से ज्यादा लोग 100 रुपए से भी कम कमा पा रहे हैं। तो ये कौन सी कोई बहुत अच्छी इकोनॉमी प्रधानमंत्री जी ने कायम कर दी देश में, जिसके नाम पे ये डंका बजा रहे? अगर इन्होंने काम किया होता साहब, तो ये आज राम मंदिर की यात्रा कराने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करते। अरे भाई, आप उनको काम दे दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, उनको रोजगार का मौका दीजिए। वो मान सम्मान के साथ पैसा कमाकर अपने पैसे से राम मंदिर की यात्रा करने के जाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इनके भीख दिए हुए पैसों की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि देश जो है इसी तरह उनके ऊपर निर्भर रहे, उनके शिकंजे में रहे, और वो इस तरह के काम करके लोगों को बहकाकर उनका वोट लेते रहे और देश की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद करके अपने 2-4 दोस्तों को तोहफे में 4 ही चीजें देते रहे। आज की खबर बता रहा हूं, आज की खबर है कि मुंबई शहर के जितने भी बिल्डर हैं, वो टीडीआर जो है वो अडानी से अब खरीदेंगे। अडानी से उनको टीडीआर खरीदना पड़ेगा, ये आज की खबर है। अडानी कौन है भाई? उनसे क्यों टीडीआर खरीदना पड़ेगा?
तो देखिए शिंदे जी को भी और अजीत दादा पवार को भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब तक मोदी जी का कोई मोदी जी पूरी तरह से महाराष्ट्र के उस पर वो नहीं कर लेते, कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक ये लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अब वो अकेले दम पे सत्ता बना रहे हैं, जैसे बाकी गठबंधन के साथियों को उन्होंने धोखा दिया, उसी तरह अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे को भी ये भारतीय जनता पार्टी एक ना एक दिन धोखा जरूर देगी। फाइनल वर्ड फ्रॉम चिले साहब, फाइनल वर्ड आपका, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मुझे जो जिसको कहना था वो तो भाग गया तो अभी क्या कहूं मैं, वो तो भाग गया। उनको खाली बीजेपी वाले को सिर्फ इतना बताइए, आपको लड़ना है कांग्रेस के साथ लड़ो, हमारे साथ लड़ने आएंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे पूरा। Thank you, Yogesh Chile Saab. Thank you, Arshad Azmi Saab. It has been a fantastic debate, very informative. Thank you so much for being on the show. Thank you, Yogesh Chile Saab. Thank you, Arshad Azmi Saab. Thank you so much for being on the show. It has been a fantastic debate. The Constitution, as we always say, it talks about there has to be a congruence between the way people make wealth and they govern themselves, number one. And there is a conflict always between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. As long as all the parties together come together and see that the fundamental pillars of the Constitution, justice, equality, liberty and fraternity are intact, strong and secure. If the Constitution survives and prosper, we all prosper and survive as a nation. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come with more news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai again tomorrow. Till then, bye for now.